CH21। आरोही और देवांश दोनों यूं ही एक साथ बैठकर बहुत सारी मस्ती कर रहे थे। आरोही देवांश को देखकर बोली, सुन नानकू, अब से तेरी पढ़ाई का शेड्यूल मैं सेट करूंगी। तू अपनी किताबें मुझे देखा और मैं तुझे पढ़ाऊंगी। एक देवांश आरोही की बात पर हंसते हुए बोला, आप मुझे पढ़ाओगी? आरोही में देवांश की इस बात पर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। बेचारा देवांश अपने गाल पर हाथ रखकर रोती हुई आवाज में बोला, कौन पागल यह कह रहा है कि आप मुझे नहीं पढ़ाओगी? हाँ दीदी, हाँ आप ही मुझे पढ़ाओगी। देवांश की ऐसी बातें सुनकर और उसका रोता हुआ फेस देखकर आरोही को बहुत हंसी आ रही थी। आखिरकार अपने छोटे भाई बहनों को परेशान करने के बाद किसे मजा नहीं आता होगा। आरोही देवांश की तरफ देखते हुए बोली, सुन, अभी मैं यह जो 2 टॉपिक तुझे मार्क कर दिए हैं ना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जरा किसी से मिलकर आती हूँ, तब तक मुझे दोनों टॉपिक रेडी चाहिए, ओके? देवांश ने भी अपने बुझे हुए चेहरे से हाँ मैं गर्दन हिला दी और आरोही उसका फोन लेकर उसके कमरे से चली गई। आरोही मेंशन के दूसरे कमरे में जा पहुंची और उसने उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और वह अपने दबे पांव उसे कमरे के अंदर इंटर हो गई। आरोही की नज़र बेड पर सो रहे एक हैंडसम से नौजवान पर पड़ी। उसे नौजवान को देखकर आरोही के फेस पर एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ गई। वह 21 साल का एक हैंडसम सा नौजवान था। उसके पास बहुत ही प्यार और क्यूट सा फेस था। लड़कियां तो उसे अपना ड्रीम बॉय या फिर चॉकलेट बॉय कहकर भी बुलाती थी। वह सच में बहुत ही हैंडसम था और उसकी बॉडी माशाल्लाह, उसे देखकर कोई भी कह सकता कि ऊपर वाले ने उसे बड़ी फुर्सत से बनाया है। चलिए जानते हैं आखिर हैंडसम सा नौजवान है कौन। अभिमन्यु सिंघानिया, इनकी उम्र 21 साल है। यह अक्षरा सिंघानिया और तेज सिंघानिया के एक लोटे बेटे हैं। इनके माँ बाप इसे बहुत प्यार करते हैं। यह उनकी जान है। यह स्वभाव से बिल्कुल शांत रहने वाले इंसान है और गुस्सा तो इन्हें कभी आता ही नहीं, लेकिन अगर एक बार आ जाए तो सामने वाले को छोड़ने भी नहीं है। यह हमारी आरोही के सबसे खास दोस्त है। अरे अभिमन्यु साहब, हमारी आरोही के पीछे लड्डू हुए पड़े हैं। यह हमारी आरोही से बहुत बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने दिल की बात बताने से हमेशा डरते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है अगर उनकी आरोही ने इनका प्रपोज रिजेक्ट कर दिया तो फिर उनके हाथ से आरोही की दोस्ती भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। और यह महाशय अपने प्यार के लिए अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहते, इसलिए उसने यह बात अपने दिल के किसी कोने में छुपा कर रखी हुई है। आरोही अभिमन्यु के पास आकर अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई। आरोही अभिमन्यु के और गौर से देखते हुए बोली, अभी यार, तू सोते हुए कितना प्यारा और मासूम लगता है, और यह कितना शांति से भी सो रहा है। देखो कैसे किसी महाराज की तरह आराम से ब्लैंकेट लपेटकर सो रहा है। लेकिन अब इसकी शांति मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो फिर चलो अभी जी कटे और हैंडसम लड़के से जोकर लड़का बनने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगी। आरोही ने पूरे कमरे की तरफ एक नज़र डाली। तभी उसकी नज़र दूर टेबल पर पड़े हुए मार्कर्स पर गई। उसने जल्दी से वह सारे मार्कर्स उठाए और अभिमन्यु के चेहरे के पास आकर खड़ी हो गई और उसके चेहरे पर अपनी कलाकारी करने लगी। कुछ देर तक अपनी कलाकारी अभिमन्यु के चेहरे पर करने के बाद आरोही ने जब अभिमन्यु का चेहरा देखा तो उसे बहुत हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा और चुपचाप अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकल गई। 1 घंटे बाद इस वक्त सिंघानिया परिवार और महेश्वरी परिवार दोनों लिविंग हॉल में बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उन सबके कानों में नौकरों के हंसने की आवाज सुनाई दी। उन सब ने नौकरों की तरफ देखा और वह नौकर जहां देख रहे थे उन सब ने भी उसे दिशा की तरफ देखा। अभिमन्यु इस वक्त सीढ़ियों से नीचे की तरफ आ रहा था। लिविंग हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे अभिमन्यु को देखकर वह सब सदमे में चले गए थे। वह सब लोग आंखें पड़े बस अभिमन्यु को ही देख रहे थे। इस वक्त माहौल पूरी तरीके से शांत हो चुका था। आरोही ने तो अभिमन्यु को देखकर ही चुप कैसे उसकी 2-3 फोटो खींच ली थी और सोफे के पीछे जाकर छुप गई थी। इस वक्त उसे भी बड़ी हंसी आ रही थी।
अभिमन्यु ने अपनी अलसाई हुई आवाज में सबकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, माहौल में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अभिमन्यु ने इतना ही कहा था कि पूरे हॉल में ठहाके को की आवाज गूंज पड़ी। सभी लोग अभिमन्यु की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। विशंभर दादाजी, जो बिल्कुल सख्त स्वभाव के इंसान थे, आज वह भी अभिमन्यु को देखकर हंस रहे थे। अक्षरा की, जो अभिमन्यु की माँ थी, वह भी आज अपने बेटे को देखकर बहुत हंस रही थी। अभिमन्यु ने उन सब को देखकर कन्फ्यूजन से पूछा, क्या हुआ? आप सब लोग मुझे देखकर इतना क्यों हंस रहे हो? अभिमन्यु की बात सुनकर सब फिर से जोर जोर से हंसने लगे। वही देवांश को तो इतनी हंसी आ रही थी, वह तो अपना पेट पकड़कर सोफे पर लेट गया था और हंस रहा था। अचानक से वह थोड़ा पैसा और सीधा सोफे के नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी वह जमीन पर बैठा हुआ जोर जोर से हंस रहा था। माही और वीरा ने जब देवांश को ऐसे सोफे पर से गिरते हुए देखा तो वह दोनों और जोर जोर से हंसने लगी। आखिर हमारे अभिमन्यु जी इस वक्त क्या खूब दिख रहे थे। मार्कर से बनाई हुई गालों तक लंबी लंबी मूंछें, उनके दोनों गालों पर लाल रंग के बड़े बड़े गोले बनाए हुए थे। उनकी आईब्रो से लेकर बालों तक एक बहुत बड़ा टीका लगाया हुआ था, और उनकी आईब्रो पर बहुत ही वाहियात पेंटिंग की हुई थी। और उनकी आंखों के चारे बाजू जैसे पंडा की आंखें होती है ना, बिल्कुल वैसे ही काले रंग से उनकी आंखें भरी हुई थी। अभिमन्यु इस वक्त जोकर से भी ज्यादा फनी लग रहा। कोई भी उसे देखा तो वह हंस पड़ता। देवांश अपना पेट पकड़कर हंसते हुए अभिमन्यु के पास आया और उसने अभिमन्यु की फोटो अपने फोन में खींचकर अभिमन्यु को दिखाई। अभिमन्यु ने जब अपनी फोटो देखी तो वह हैरान हो गया, उसका दिमाग फटने वाला था। अभिमन्यु ने गुस्से से पूछा, व्हाट द फक, मेरा यह चेहरे का ऐसा हुलिया किसने बनाया? कसम से मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। तभी अभिमन्यु के कानों में किसी लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु ने लिविंग हॉल में बैठे सब लोगों की तरफ देखा। माही, वीरा, अक्षरा जी, राधिका जी और कुमुद दादी, पांचों में से कोई भी नहीं हंस रही थी। तभी अभिमन्यु की नज़र सोफे के पीछे चली गई। अभिमन्यु ने ध्यान से सुना तो यह हंसने की आवाज सोफे के पीछे से ही आ रही थी। अभिमन्यु ने अपने कदम धीरे धीरे सोफे के पीछे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। CH-22 अतीत की कुछ भयानक यादें। अभिमन्यु ने जैसे ही सोफे के पीछे देखा, उसकी धड़कनें वहीं रुक गई, क्योंकि आज वह अपने प्यार को 3 साल बाद देख रहा था। आरोही सोफे के पीछे अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराई जा रही थी। अभिमन्यु तो जैसे उसके चेहरे और उसकी हंसी में कहीं खोसा गया था। इस वक्त वह यह भी भूल गया था कि वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि इस बदमाश लड़की ने उसके चेहरे पर अपनी कलाकारी दिखाई थी। तभी अभिमन्यु ने गुस्से से आरोही की तरफ देखते हुए कहा, आरोही की बच्ची, तुम रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से सारे लोग मुझ पर हंस रहे हैं। आरोही ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, वह सोफे के पीछे से खड़ी होकर तुरंत अभिमन्यु से दूर भाग गई। आरोही अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, ओ हेलो, अफ्रीका के जंगलों से आया हुआ गोरिल्ले, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। आरोही की बात सुनकर अभिमन्यु चीरते हुए बोला, तूने मुझे गोरिल्ला कहा? आरोही ने भी इतराते हुए जवाब दिया, हाँ कहा तो, अब गोरिल्ले को गोरिल्ला नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? अभिमन्यु अब थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे गोरिल्ला कहने की? और मैं तुम्हें किस एंगल से गोरिल्ला लगता हूं, बताना जरा। आरोही ने भी मस्ती के मूड में आते हुए कहा, तुम तो मुझे हर एंगल से गोरिल्ला लगते हो। तुम गोरिल्ला हो इसलिए तुम हर एंगल से लगते भी हो। और रही बात हिम्मत की, तो महाशय आप हिम्मत की बात तो मत ही कीजिए, भूलिए मत, मैंने आपको पूरी स्कूल के सामने लड़की बनकर नचवाया था, याद आया कुछ, या फिर मैं याद दिलाऊं? आरोही की बात सुनकर माही और वीरा जोर जोर से हंसने लगे, और उन दोनों के साथ लिविंग हॉल में जितने भी लोग थे वह सब लोग अभिमन्यु के ऊपर हंस रहे थे। यह देखकर अभिमन्यु थोड़ा चिढ़ गया। अभिमन्यु गुस्से से कहा, आरोही की बच्ची, यह सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर अभिमन्यु वहां पर सोफे पर जितने भी तकिए रखे हुए थे वह सारे आरोही के तरफ फेंकना शुरू कर दिया। आरोही ने भी अभिमन्यु की तरफ तकिया फेंकना शुरू कर दिया था। दोनों ने पूरे 5 मिनट के अंदर लिविंग हॉल को कचरे का मैदान बना दिया था।
उस लिविंग हॉल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वहां पर तूफान आया हो। अभिमन्यु आरोही के पीछे पीछे भाग रहा था और आरोही अभिमन्यु के आगे आगे। उन दोनों का यह टॉम एंड जेरी का गेम फिर से शुरू हो गया था। अभिमन्यु आरोही के पीछे भागते हुए बोला, आरोही की बच्ची, आज तो ना मैं तुझे बिना साबुन, बिना पानी और बिना किसी ब्रश से धो डालूंगा, तू देखना। और तेरे जो यह घुटनों में दिमाग है ना, वह भी निकाल कर देखूंगा इसमें कुछ है भी या नहीं, या फिर सिर्फ शरारतें भरी हुई है। आरोही भागते हुए बोली, घुटनों में से दिमाग निकालने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। भगवान ने तो मुझे फिर भी घुटनों में दिमाग दिया है, लेकिन भगवान ने तुझे सर में तो क्या घुटनों में भी दिमाग नहीं दिया है? तेरा तो पूरा का पूरा उपला माला खाली ही है। इसलिए तुम मुझसे बहस करना तो बंद ही कर। ऐसे ही दोनों भागते भागते स्विमिंग पूल के पास आ पहुंचे थे और वह दोनों स्विमिंग पूल के आसपास भाग रहे थे। तभी आरोही स्विमिंग पूल के राइट साइड से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी अभिमन्यु ने पीछे से अचानक उसे आकर पकड़ लिया और दोनों एक साथ स्विमिंग पूल में गिर गए। तभी देवांश अचानक से स्विमिंग पूल के पास आया और उन दोनों को देखकर हंसने लगा, क्योंकि वह दोनों बहुत ही फनी तरीके से स्विमिंग पूल में गिरे थे। तभी अचानक से वीरा देवांश के पीछे आई और देवांश को भी स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। अभिमन्यु, आरोही, माही वीरा देवांश को गिरते देख सब हंसने लगे। माही वीरा के पीछे खड़ी होकर बोली, तुमने देवांश को तो पानी में गिरा दिया, क्यों ना अब तुम भी स्विमिंग पूल के पानी का स्वाद चख लो। इससे पहले माही वीरा को पानी में धक्का दे पाती, उससे पहले ही वीरा वहां से हट गई और माही पानी में गिर गई। माही पानी में बिल्कुल ऐसी गिरी थी जैसे एक मेंढक उछलकर दूसरी तरफ जाता हो। माही की ऐसी मेंढक वाली लैंडिंग देखकर सबको बड़ी हंसी आ रही थी। वीरा उन सबको देखकर वही अपना पेट पड़कर जोर जोर से हंस रही थी। आरोही वीरा के पास आई और उसे अपना हाथ देते हुए बोली, अच्छा बाबा ठीक है, अब बहुत हो गया, अब चलो मुझे जल्दी से पानी के बाहर निकालो। वीरा ने भी आरोही की बात मान ली और आरोही का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वह आरोही को बाहर निकाल पाती उससे पहले ही आरोही ने उसे पानी के अंदर खींच लिया। वीरा मैं जल्दी से स्विमिंग पूल के पानी के अंदर से अपना सर बाहर निकलते हुए गुस्से से आरोही का नाम पुकारा। आरोही ही, यह तुमने क्या कर डाला, मुझे क्यों स्विमिंग पूल में खींचा? आरोही ने बड़े एटीट्यूड से उसे जवाब दिया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर माई डियर। इतना बोलकर आरोही ने उसे वीरा को देखकर अपनी आंख विंग कर दी और वीरा के ऊपर पानी उछालने लगी। वह 5 लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, स्विमिंग पूल में एक दूसरे के ऊपर पानी उछल रहे थे और उन सब की हंसने की आवाज़ पूरे महेश्वरी मैंशन में गूंज रही थी। अक्षरा जी ने मुस्कुराते हुए राधिका जी की तरफ देखते हुए कहा, आज कितने वक्त बाद हमारी इस घर में इतना खुशनुमा माहौल हुआ है। सच में आरोही के आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे घर की लक्ष्मी, घर की श्री, घर की खुशियां, घर के सुख सब कुछ वापस आ गया है। राधिका जी ने भी अक्षरा जी की बात सुनकर अपना सिर हिला दिया और वह सब लोग उन 5 को मस्ती करता हुआ बस देखने लगे। 2 घंटे बाद सब लोग इस वक्त अपने अपने कमरे से नहा धोकर निकल रहे थे, क्योंकि सब लोगों ने स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती की थी, इसलिए आज का माहौल भी बहुत अच्छा था। अभिमन्यु और देवांश साथ में अपने कमरे से बाहर आए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों एक साथ लिविंग हॉल की तरफ चले आए। अभिमन्यु और देवांश ने किचन में से कुछ आवाज़ सुनी और वह दोनों किचन की तरफ चले गए। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों ने देखा कि उन दोनों के पापा इस वक्त खाना बना रहे हैं। अभिमन्यु और देवांश ने एक साथ पूछा, पापा यह आप क्या कर रहे हैं? राघव जी और तेज जी ने भी एक साथ जवाब दिया, अपनी बेटी आरोही के लिए खाना बना रहा हूं। राघव जी और तेज जी की बात सुनकर अभिमन्यु और देवांश ने अपने हाथ बांधते हुए उन दोनों को घुर कर देखा। अभिमन्यु ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों ने आज से पहले हमारे लिए तो ऐसा सब कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि हमें कभी अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाया है। अरे हम भी आपकी सगी पर्सनल औलाद है, खून है हम आपके, थोड़ा सा पैसा और प्यार हम पर भी लुटाओ यार। तेज जी ने अपने बेटे अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, ओ चल जा यहाँ से, बोर मत कर।
हमें हमारी बेटी के लिए खाना बनाने दे। अभिमन्यु ने अपने पापा की तरफ देखते हुए रोती हुई शक्ल में कहा, पापा यार, आप भी ना, हमारी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है। अभिमन्यु की बात सुनकर भी तेजाजी और राघव जी ने उसे इग्नोर कर दिया। यह देखकर अभिमन्यु भी अब थोड़ा चीड़ गया था। थोड़ी देर बाद इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर सब लोग आरोही को घेर कर खड़े हुए थे। सबके हाथों में खाने की एक एक डिश थी। राघव जी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, आज तो मेरी बेटी अपने पापा के हाथों की बनाई हुई यह पाव भाजी खाएगी है ना? तभी तेज जी बोले, अरे ऐसे कैसे, वह सिर्फ तुम्हारी बेटी ही थोड़ी ना है, वह मेरी भी बेटी है। इसलिए आज मेरी प्रिंसेस अपने पापा के हाथों के बने हुए छोले भटूरे खाएंगी है ना? तभी अक्षरा जी बोली, बिल्कुल भी नहीं, मेरी अनु को अपनी मम्मा के हाथ के दाल चावल बहुत पसंद है, इसलिए आज मेरी बेटी अपने मम्मा के हाथ के दाल चावल खाएगी है ना? राधिका जी बोली, अरे आप सब लोग यह कैसे कुछ भी अनाप शनाप खिला रहे हैं? आपको पता नहीं है इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसे सर पर चोट भी लगी हुई है, इसलिए यह कोई भी तला हुआ खाना नहीं खाएगी, इसलिए आज आरोही सिर्फ यह हेल्दी खाना खाएगी। तभी उन सब लोगों को अपने पीछे से 4 लोगों की आवाज आई। देवांश सबकी तरफ देखा हुआ बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी को भी खाना खिलाने नहीं दूंगा। मैंने और अभी भाई ने बहुत ही मेहनत से आरोही दीदी के लिए यह कपकेक्स बनाए हैं, इसलिए आरोही दीदी सबसे पहले हमारे बनाए हुए कपकेक्स ही खाएगी। तभी वीरा बोली, तो हम सब लोग क्या यहाँ पर हलवा खाने खड़े हुए हैं? मजाक समझ कर रखा है क्या? हम भी यहाँ आरोही को खाना खिलाने ही आए हैं, इसीलिए वह सबसे पहले हमारे हाथों के बने हुए नूडल्स खाएगी। ऐसे ही सब लोग आरोही को सबसे पहले खाना खिलाने के लिए लड़ रहे थे। तभी वहां पर विशंभर दादाजी और कुमुद दादी जी आए और सबसे पहले उन दोनों ने आरोही को खाना खिलाया। विशंभर जी ने उसे गुलाब जामुन खिलाए और कुमुद दादी ने उसे मूंग दाल का हवा खिलाया। और उसके बाद सब लोगों ने एक एक करके आरोही को अपने हाथों से खाना खिलाया। आरोही इन सब का प्यार देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उसे कभी भी परिवार का प्यार नहीं मिला था। जब वह आयशा थी तभी भी वह हमेशा से अकेली थी। उसके माँ पापा की मौत तो बहुत ही पहले हो चुकी थी जब वह छोटी थी, इसलिए उसे हमेशा से एक बड़ा परिवार चाहिए था जो उसे ढेर सारा प्यार करे, और आज उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई थी। ऐसे ही दिन ढलता गया और धीरे धीरे शाम होने लगी। आज सब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आरोही के साथ ही अपना वक्त गुजारा था। इस वक्त सब लोग शाम की चाय पीते हुए गार्डन में बैठे हुए थे और सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। राघव जी राधिका जी की तरफ देखते हुए गाना गुनगुनाते हुए बोले, उड़े जब जब जुल्फें तेरी हो, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, हमारा तो दिल मचले होए, हमारा तो दिल मचले ओ गोरिये डॉट। राधिका जी के गाल गुस्से और शर्म से लाल हो गए थे, क्योंकि वहां पर इस वक्त पूरा परिवार बैठा हुआ था और राघव जी उनको पूरे परिवार के सामने छेड़ रहे थे। आरोही हंसते हुए बोली, अरे पापा, माँ की इतनी जुल्फें भी मत उड़ाइए। पता चला माँ की बहुत सारी जुल्फें उड़ गई और माँ चुड़ैल बन गई। उसकी बात सुनकर राघव जी के साथ पूरा परिवार हंसने लगा। राधिका जी ने तो घुर करा आरोही को देखा। आरोही मैं अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रखकर मासूम सा फेस बनाकर उनकी तरफ देखने लगी, जिससे राधिका जी का दिल भी पिघल गया। इस तरीके से उन सब का दिन हंसते और मुस्कुराते हुए यूं ही बीत गया। दिन ढल गया और रात आ गई। सब लोगों ने हंसी खुशी एक साथ डिनर किया और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 12 बजे आरोही के कमरे के अंदर आरोही इस वक्त अपने बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसने बेडशीट को बहुत ही जोर से अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू बह रहे थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। इस वक्त आरोही के आंखों के सामने कुछ धुंधले से दृश्य चल रहे थे। वह साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी उसका एहसास उसके दिल की गहराइयों तक हो रहा था और उसकी कहानी में बहुत सारी आवाज गूंज रही थी। उन आवाजों में से कुछ आवाज ऐसी थी
तुमने मुझसे मेरी आध्या, मेरी दोस्त, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वह मेरे पास नहीं है, वह मेरे साथ नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मेरे पास नहीं है। तुमने मेरी आध्या को जान से मार डाला। दूसरी आवाज कुछ ऐसी थी। इस लड़की की वजह से आज हमसे हमारी मानसी दूर हो गई। आज सिर्फ और सिर्फ इस लड़की की वजह से हमने हमारी मानसी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। यह लड़की कलंक है, यह लड़की ग्रहण है हमारी खुशियों पर। इसे हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकलकर बाहर फेंक देना चाहिए। आरोही दीदी, आपने मेरी माँ और मानसी को मार डाला। आपने मेरी मानसी को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग कर डाला। मैंने तो आपको अपनी बहन माना था ना, आपने क्यों मुझसे मेरी माँ से दूर कर दिया? आखिर क्यों दीदी, क्यों? बेबी डॉल, क्या हुआ? तुम मुझसे इतनी दूर क्यों जा रही हो? मेरे पास आओ, मेरी बहुत पास, मेरे बहुत करीब, और मेरे पिंजरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओ। यूं ही आरोही को ढेर सारी आवाज सुनाई दे रही थी और आरोही को कुछ इस तरीके के नज़ारे दिख रहे थे। इस वक्त एक औरत और एक 13 साल की बच्ची पहाड़ी के चोटी पर खड़े हुए थे। वह पहाड़ी की खाई बहुत ही ज्यादा गहरी थी। अगर कोई इंसान उसमें गिर जाता तो वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। वह 13 साल की लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी आरोही थी, और उसके साथ जो औरत खड़ी थी वह उसकी माँ थी, जिसे आरोही बचपन से माँ कहती थी। इस वक्त उसे औरत के सर से बहुत सारा खून बह रहा था और उसने बड़ी मुश्किलों से आरोही को अपनी बाहों में संभाला हुआ था। वह 13 साल की मासूम सी आरोही रोते हुए बोली, माँ प्लीज चलो ना, अब जल्दी से यहाँ से चलो। देखो ना आपके सर से कितना खून बह रहा है। माँ चलो ना, हम अपने घर चलते हैं। माँ चलो हम यहाँ से चलते हैं, वरना घूंघट वाली आंटी हम दोनों को मार डालेगी। वह घूंघट वाली आंटी बहुत बुरी है माँ, वह बहुत बुरी है। वह औरत रोते हुए आरोही के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, आरोही मेरी बच्ची, अपनी माँ की बात सुनो। तुम्हें वह जो रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ से सीधी चली जाओ। तुम रोड तक पहुँच जाओगी। मेरी बच्ची तुम जल्दी जाओ, यहाँ से भाग जाओ, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। आरोही रोते हुए बोली, नहीं माँ, मैं आपको इतनी बुरी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ यही आपके पास रखूंगी। मुझे नहीं जाना माँ, मुझे आपके साथ रहना है। वह औरत रोते हुए बोली, मेरी बच्ची तुम्हें जाना होगा। तुम्हें अपनी जिंदगी बचानी होगी। जिद मत करो आरोही, चली जाओ यहाँ से। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दो और चली जाओ यहाँ से। तुम्हें अपनी माँ की कसम, जो तुम यहाँ से नहीं गई तो। आरोही रोते हुए बोली, माँ यह आप क्या कह रही है मुझसे? वह औरत रोते हुए बोली, देखो आरोही, तुम एक बहुत अच्छी बच्ची हो, और अच्छे बच्चे तो हमेशा अपनी माँ का कहना मानते हैं ना? ठीक वैसे ही तुम भी अपनी माँ का कहना मानोगी। और एक बात हमेशा याद रखना, मैं भले ही इस दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मैं जहाँ भी होगी अपनी बच्ची को हमेशा देखती रहूंगी। आरोही मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत ज्यादा। इतना बोलकर उस औरत ने आरोही को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद उस औरत ने आरोही को छोड़ा और आरोही को भाग जाने को बोला। आरोही ने उस औरत की बात मान ली और वह वहां से भाग गई और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। तभी आरोही ने देखा कि उसकी माँ के पास एक घूंघट वाली औरत आ रही है और उसके हाथ में एक बंदूक है। वह घूंघट वाली औरत उसकी माँ के पास आई और उसने एक गोली चला दी। वह गोली सीधे उसकी माँ के सर पर लगी और उसकी माँ वही खाई से नीचे गिर गई। वही आरोही बिस्तर पर से उठकर जोर से चिखी, माँ 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 डॉट डॉट। आरोही ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिए और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। आरोही खुद में ही बोली, नहीं नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैंने मानसी को नहीं मारा। मैंने आध्या दीदी को नहीं मारा। मैंने माँ को भी नहीं मारा। मैंने किसी को भी नहीं मारा। प्लीज 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 मेरा विश्वास करो, मैंने किसी को भी नहीं मारा। CH23 दो दिलों का दर्द। आरोही इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठे हुए बहुत रो रही थी। तभी खिड़कियों से आई हुई हवा से वहां पर रखा हुआ एक शोपीस नीचे गिर गया और उसे शोपीस गिरने की आवाज से आरोही अपने होश में आ गई।
आरोही ने सबसे पहले खुद को देखा और उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए। उसने अपने पास ही में रखा हुआ पानी का जग उठाया और गिलास में डालकर पानी पीने लगी और वह खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। आरोही ने खुद से बातें करते हुए कहा, यह क्या हो गया था मुझे? मैं इस तरीके से रिएक्ट क्यों करने लगी? और मेरे सपनों में जो मुझे धुंधली तस्वीरें दिख रही थी और जिनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी वह लोग कौन थे? आखिर ऐसे सपने मुझे बार बार क्यों आते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ सच हो और मेरे साथ हो चुका हो। क्या सच में ऐसा कुछ मेरे साथ, मेरा मतलब है आरोही के साथ हुआ था? मैंने यह पूरी नोवेल पढ़ी थी। उसमें सब कुछ लिखा था। यहाँ लगी तक कि जब रिद्धिमा टेरेस से नीचे गिरी थी वह सीन भी कहानी में लिखा हुआ था। आरोही का हॉस्टल में जाना यह भी लिखा हुआ था। और फिर कहानी में अचानक से 12 साल का बहुत बड़ा लैप आया और आरोही फिर से अपने घर में आ गई। और उसके बाद वह पूरी तरीके से बदल गई और उसने अपने घर में ही हंगामे शुरू कर दिए। लेकिन उस पूरी कहानी में आरोही के साथ पिछले 12 सालों में क्या हुआ यह नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब यह जो सारे सपने में देख रही हूं यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन अगर यह हकीकत है तो मुझे यह याद क्यों नहीं है? जब मेरी आत्मा आरोही के शरीर में आई थी तब उसके दिमाग ने मुझे आरोही की सारी मेमोरी दे दी थी। इसलिए जब मैंने सब लोगों को देखा मैं उन सबको पहचान पा रही थी। मुझे मेरे सपने में जो दिखता है वह याद नहीं है, तो इसके पीछे सिर्फ 2 रीज़न हो सकते हैं। पहले रीज़न तो यह हो सकता है कि मैं अपने दिमाग से यह सारी चीज़ इमेजिन करके यह सारे सपने देख रही हूँ। और दूसरी चीज़ से कि यह सारी चीज़ हकीकत में हुई है लेकिन आरोही के दिमाग से इसकी मेमोरी मिट गई है। इसलिए यह सारे नज़ारे अब मुझे सपनों में दिख रहे हैं। इसका मतलब बाकी सच में पिछले 12 सालों में आरोही के साथ कुछ हुआ था। मतलब वह घूंघट वाली औरत, वह सब सच था। इसका मतलब वह जो डरावना दिखने वाला इंसान था वह भी हकीकत था। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सब में कहीं ना कहीं राघव पापा की बेटी मानसी भी शामिल है। लेकिन माँ पापा ने तो मुझे बताया था कि मानसी कहीं गायब हो गई है। लेकिन मानसी आखिर गायब हुई कहाँ? सच में आरोही का पास्ट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे सच की जड़ तक पहुंचना होगा। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर पिछले 12 सालों में आरोही के साथ क्या हुआ था। अगर आरोही के साथ पिछले 12 सालों में कुछ भी बुरा हुआ होगा ना, तो मैं उसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी, उसे ऐसी सजा दूंगी कि वह दोबारा जन्म लेने से भी डर जाएगा। क्योंकि जो सारी चीज़ मैं सुन रही हूँ, जो नज़रें मुझे दिख रहे हैं, इससे यही मतलब होता है कि अयान के साथ उसके पास्ट में ज़रूर कुछ बुरा हुआ है जो शायद वह किसी से भी कह नहीं सकती। आरोही को यह सारी बातें सोचते सोचते रात के 2:30 बज चुके थे और अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए वह अपने कमरे की बालकनी के पास गई और ऊपर आसमान में चांद को देख रही थी। आज उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी, जो उसके असली माँ बाप, जो अवनी के माँ बाप थे। आज वह आरोही ना होकर आज अपने असली रूप में आज वह अवनी थी। और आज उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। कैसे बचपन में उसके माँ पापा उसके पीछे पीछे भागते थे, कैसे उसके माँ पापा उसे ढेर सारा प्यार करते थे, और कैसे उसने अपने ही आंखों के सामने अपनी माँ पापा की मौत देखी थी। यह सब कुछ याद आते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आसमान में देखते हुए अपने माँ पापा से बातें करने लगी और उनसे अपना हर दुख दर्द बांटने लगी। दिल्ली में इस वक्त मिहिक ओबेरॉय दिल्ली के किसी पहाड़ी के पास अपनी कार के बोनेट पर बैठकर आसमान को ही देख रहा था। इस वक्त उसका सुंदर सा चेहरा और समुद्र जैसी नीली नीली आंखें बेहद शांत थी। यह उसकी शांति भविष्य में पता नहीं कितनों की जिंदगी बर्बाद करने वाली थी। मिहिक ने इस वक्त अपनी आंखें बंद कर दी और उसके सामने कुछ नज़ारे चलने लगे। तो नज़रे कुछ इस तरीके के थे। इस वक्त 2 हमशक्ल लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहीं भाग रहे थे। उनके कपड़े, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनकी हाइट, सब कुछ एक जैसा ही था। उन दोनों की आंखें बिल्कुल एक जैसी समुद्र जैसी नीली थी। उन दोनों की उम्र 6 साल की थी। वह दोनों छोटे लड़के जुड़वा भाई थे।
वह दोनों लड़के भागते भागते किसी पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़े हो गए। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह दोनों भागे कहाँ। तभी एक लड़के का पैर पीछे रखे हुए पत्थर से टकराया और वह लुढ़क कर पहाड़ी की चोटी से नीचे गिर गया। उस दूसरे छोटे लड़के ने पहले लड़के को पकड़ कर रखा, लेकिन फिर भी वह उसे बचा नहीं पाया और वह पहाड़ी की चोटी पर लटका हुआ लड़का सीधा खाई में जाकर गिर गया। यह नजारा देखकर मिहिक ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला। बड़े मिहिक के मुंह से निकला हुआ सिर्फ एक शब्द इंडिया से हजारों मील दूर किसी इंसान के दिल को बेचैन कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिहिक का और इंडिया से हजारों मील दूर बैठे हुए उस इंसान का जन्मों का रिश्ता हो। अभी मिहिक ने फिर से अपनी आंखें बंद कर दी। तभी मिहिक को अपने गालों पर कुछ गीला गिला सा महसूस हुआ। मिहिक ने अपनी आंखें खोली और अपने गालों पर हाथ रख दिया। उसने अपने गालों से उस पानी को साफ किया। मिहिक आसमान की तरफ देखा हुआ बोला, माँ कहती थी कि जब बिन बादल के भी आसमान से पानी की बूंद गिरे तो इसका मतलब यह होता है कि कोई इंसान इस वक्त बहुत ही ज्यादा दुखी है और बहुत ही ज्यादा दर्द में है। लेकिन जो दर्द मेरे दिल में है उससे बड़ा क्या किसी और का दर्द हो सकता है। इतना कहकर मिहिक ने अपनी गालों पर से पानी की बूंद को साफ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आरोही इस वक्त अभी भी बालकनी में खड़ी आंखें बंद करके अपने माँ पापा को याद कर रही थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। तभी अचानक से आरोही के चेहरे पर एक हवा का झोंका आया और उसके आंसू अपने आप पहुंच गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी अपने ने उसके आंसुओं को रोक दिया हो। आरोही और मिहिक इस वक्त दोनों अलग अलग शहर में थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के दिल का रिश्ता इतना मजबूत था कि वह दोनों एक दूसरे का दर्द भी महसूस कर सकते थे। जिंदगी के इस कहानी में कभी ऐसे मोड़ भी आएंगे जब तू मेरे पास न होकर भी तू मेरे पास होगी और तेरा मेरा रिश्ता कुछ इस तरीके से होगा, तू मेरे सामने कभी नहीं होगी ना मैं तेरे सामने कभी होगा, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को हमेशा महसूस करते होंगे। शायद इसी रिश्ते को जिस्म का रिश्ता ना कहकर आत्मा का एक सच्ची रूह का रिश्ता कहते हैं। मिहिक और आरोही की रात अपने अपने दर्द के साथ आसमान को देखते हुए ही खत्म हो गई। दूसरा दिन था, नई सूरज की किरण थी और आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास था। लेकिन फिर भी आज पूरे मेंशन में सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। आज राधिका जी का बर्थडे था, लेकिन आप सब लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें राधिका जी का बर्थडे याद ही ना हो। इस वजह से राधिका जी बहुत ही ज्यादा उदास थी। उन्होंने बहुत बार सबको याद दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वह सब लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो, जिस वजह से राधिका जी बहुत दुखी थी और उन्होंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया था। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उन सब लोगों को राधिका जी का बर्थडे याद था और वह सब लोग उनके बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। राधिका जी की बर्थडे पार्टी मुंबई से 3 घंटे दूर एक बहुत बड़े रिसोर्ट में होने वाली थी और वहां पर सिर्फ फैमिली मेंबर ही थे और यह सारा प्लान हमारी खुराफाती आरोही का था। ऐसे ही करते करते पूरा दिन निकल गया और शाम के 5 बज गए। घर के सभी लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर घर से निकल गए थे। अब घर में सिर्फ और सिर्फ राधिका जी, आरोही, माही और वीरा ही थे। आरोही ने राधिका जी के आंखों पर एक पट्टी बांध दी। आरोही राधिका जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ आपको पता है ना, कल हमारे घर पर एक कोरियर आया था जिसमें सक्सेना साहब की पार्टी का इनविटेशन था, इसीलिए आज हम सब आपको तैयार करके वहां ले जा रहे हैं। राधिका जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं तुम सबके साथ चलूंगी, लेकिन तुमने मेरी आंखों पर पट्टी क्यों बांध रखी है? आरोही, बच्चे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मैं अभी इस पट्टी को निकल रही हूँ। आरोही राधिका जी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ माँ मुझे पता है आपको कुछ नहीं दिख रहा और यह पट्टी मैं आपकी आंखों पर इसलिए बांधी हुई है क्योंकि आप खुद को आईने में देख ना पाए। आपको पता है पापा कह रहे थे कि मेरी बीवी को तैयार होना ही नहीं आता। अब तो वह बिल्कुल बुट्टी हो चुकी है, अब उनकी खूबसूरती पहले जैसी नहीं रही, इसलिए आज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके पापा के सामने ले जाऊंगी।
फिर देखना पापा आपके चेहरे से नजर ही नहीं जाता पाएंगे और पापा को आपसे फिर से प्यार हो जाएगा। और हम प्लीज आप अपने आंखों से पट्टी मत निकालेगा, आपको मेरी कसम। आरोही की बात सुनकर राधिका जी बोली, अरे लेकिन। आरोही राधिका जी की बातों को काटते हुए बोली, लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं माँ। आप मेरी माँ हो और आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, बस यह मेरा आखिरी डिसीजन है। आरोही का हुक्म सुनकर राधिका जी भी अब कुछ नहीं बोल पाई। आरोही, माही और वीरा तीनों मिलकर राधिका जी को तैयार करने लगी। 1 घंटे बाद राधिका जी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी थी। उन्होंने लाल कलर की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी। माही ने उनके बालों का एक सुंदर सा जुड़ा बना दिया था और उनके बालों में गजरा लगा दिया था, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। वीरा ने राधिका जी के चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था, जिससे उनकी खूबसूरती को 4 चांद लग रहे थे। आरोही ने राधिका जी को पैरों में पायल पहनाई, हाथों में भर भर कर चूड़ियां, एक प्यारा सा डायमंड का हार और उसे मैचिंग झुमके, उनके माथे पर लाल रंग की एक प्यारी सी बिंदी लगाई। राधिका जी इस वक्त सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आरोही, माही और वीरा भी तैयार हो चुके थे। माही ने एक वाइट कलर का सुंदर सा गाउन पहना हुआ था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही वीरा ने येलो कलर का एक गाउन पहना हुआ था और उसने अपने बाल खुला रख दिए थे, वह भी क्यामत लग रही थी। वही हमारी आरोही ने इस वक्त रेड कलर का सुंदर सा गाउन पहना हुआ था। उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था, जिसकी कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी, और उसने होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। आरोही, माही और वीरा तीनों राधिका जी को लेकर गाड़ी में बैठ गई और रिसोर्ट की तरफ जाने लगी। 3 घंटे बाद इस वक्त उनकी गाड़ी रिसोर्ट के सामने रुकी हुई थी। आरोही ने राधिका जी का हाथ पकड़ा हुआ था और वह उन्हें रिसोर्ट के अंदर ले जा रही थी। माही और वीरा भी उन दोनों के पीछे पीछे चली गई। आरोही ने राधिका जी को एक जगह पर खड़ा किया और उसके बाद वह तीनों वहां से निकलकर कहीं छुप गई। राधिका जी किसी को अपने पास न होने के एहसास से थोड़ी सी डर गई। राधिका जी डरते हुए बोली, आरोही, माही, वीरा, बच्चों कहाँ हो तुम तीनों? मुझे तुम में से किसी की आवाज क्यों नहीं आ रही? देखो, अगर तुम तीनों मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो ना तो यह बंद कर दो। मैं तुम तीनों को खूब पिटूंगी और तुमसे बात भी नहीं करूंगी। देखो प्लीज तुम तीनों मेरे सामने आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम तीनों मेरे सामने नहीं आई ना तुम्हें अपने आंखों पर से यह पट्टी निकाल दूंगी। राधिका जी की इतनी सारी बातें बोलने के बावजूद भी उन तीनों में से कोई राधिका जी के सामने नहीं आया। इसलिए राधिका जी ने अपनी आंखों की पट्टी निकाल दी। उन्होंने अपने आसपास देखा तो वहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक से कुछ फूटने की आवाज आई और सारी लाइट जल उठी और राधिका जी के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, हैप्पी बर्थडे। राधिका जी पहले तो डर गई, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनका पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा हुआ था और उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहा था। राधिका जी अपने आसपास की यह सजावट देखकर बहुत खुश हुई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राघव जी राधिका जी के पास आए और बोले, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। तुम जानती हो आज तुम्हें इस तरीके से देखकर मेरा फिर से दिल कर रहा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं और फिर से हम अपनी सुहागरात मनाएं। राघव जी ने यह बात बहुत ही धीरे से कही थी और वह शर्मा गई। परिवार के सभी लोग एक एक करके राधिका जी के पास आए और उनके हाथों में गिफ्ट्स देकर उन्हें बर्थडे विश करने लगे। फिर राधिका जी को बीच में ले जाया गया और उन्होंने कैंडल बुझाकर आंखें बंद करके अपनी एक विश मांगी और उसके बाद राधिका जी ने केक कट किया। सभी लोग हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा रहे थे। राधिका जी ने सब लोगों को अपने हाथों से केक खिलाया और सभी लोगों ने राधिका जी को अपने हाथों से केक खिलाया। आरोही राधिका जी के हाथों को पकड़ते हुए और उन्हें गोल घूमते हुए गाना गाते हुए बोली, गुनगुन गुनगुनाना ने मुस्कुराने हैं लगे, खुशियों की कहानी अब सुनाने हैं लगे। गुनगुन गुनगुनाना ने मुस्कुराने हैं लगे,
खुशियों की कहानी अब सुनाने हैं लगे। राघव जी आगे आते हुए राधिका जी का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए बोले, आधी आधी सी थी जिंदगी जिंदगी, आगे आगे बढ़ के अब है कहती जिंदगी। तुम हो तो सब कुछ नया है, तुम हो तो महकी सी हवा है, तुम हो तो हर पल एक जश्न है, तुम हो तो अपनों का प्यार है। तेज जी और विशंभर जी एक साथ गाते हुए बोले, आज ही रंग रंग है, साथ है संग है सारे नजारे। अक्षरा की गाते हुए बोली, इसलिए को सुनकर सात समुंदर पार से आ मिले। फिर सब लोग एक साथ गाते हुए बोले, तुम हो तो सब कुछ नया है, तुम हो तो महकी सी हवा है, तुम हो तो हर पल एक जश्न है, तुम हो तो अपनों का प्यार है। इस तरीके से सब लोगों ने गाते हुए राधिका जी का बर्थडे मनाया और सब लोगों ने ढेर सारी फोटोज खिंचवाई। अरे इस वक्त सब लोग बहुत खुश थे। आज का चैप्टर बस यही तक। यार प्लीज थोड़े से लाइक्स कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, प्लीज 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 प्लीज। CH24 घर वापसी। इस वक्त आरोही कार में बैठी हुई थी और वह रायजादा मेंशन की तरफ जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि पिछले 2 दिन उसके इतनी हंसी और खुशी से बीते थे कि वह उसे वक्त बहुत खुश थी। अब उसे फिर से अपनी वही पुरानी जिंदगी जीनी पड़ रही है। वही महेश्वरी मेंशन में जब सब लोग आरोही को विदा कर रहे थे तब सबकी आंखों में आंसू थे। उनके घर की बेटी बस 2 पल के लिए उनके पास आई और आज वह फिर से चली गई। और सबसे ज्यादा बुरा हाल तो राधिका जी और अक्षरा जी का था। वह अपनी बेटी को कहीं जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन क्या करें, कुछ जिम्मेदारियां को निभाने के लिए इंसान को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। वह कहते हैं ना कि चिड़िया को उड़ाना सीखने के लिए अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है। इसलिए आरोही को भी अपने उड़ान भरने के लिए अपने घर को छोड़ने होगा। 1 घंटे बाद आरोही इस वक्त रायजादा मेंशन के दरवाजे पर खड़ी हुई थी और वह धीरे धीरे मेंशन के अंदर की तरफ जा रही थी। आरोही ने जब मेंशन के अंदर आई तो उसने देखा कि इस वक्त सभी लोग लिविंग हॉल में बैठे हुए हैं और इस वक्त सबके चेहरे पर हंसी और खुशी है। वही लिविंग हॉल से टेबल पर बहुत सारी चीज पड़ी हुई थी। चीन में से कुछ गहने थे, मिठाइयां थी, पैसे थे, शगुन का सामान था और कुछ कपड़े थे। वही रूहानी जो रिद्धिमा के पास बैठी हुई सारी चीज देख रही थी, उसकी नजर आरोही की तरफ चली गई। रूहानी आरोही को सुनाते हुए बोली, रिद्धिमा देखो ना, आर्यन जीजू तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखो ना तुम्हारी हर चीज का कितना अच्छे से ख्याल रखा है उन्होंने। तुम्हारी पसंद नापसंद सारी चीजों का ख्याल रखा है और तुम्हारी मनपसंद की हर एक चीज भिजवाई है। और तो और मिठाइयां भी तुम्हारे पसंद की है। तुम बहुत नसीब वाली हो रिद्धिमा कि आर्यन जीजू जैसा हस्बैंड तुम्हें मिलने वाला है, वरना पता नहीं कितने ही लोगों की फूटी किस्मत होगी जो आर्यन जीजू ने उन्हें कभी चुना ही नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। रूहानी इतना बोलकर आरोही के फेस की तरफ देखने लगी। उसे लगा था कि आरोही यह सारी बातें सुनकर बहुत ही जलेस फील करेगी और वह यहां आकर सारी चीज तोड़फोड़ देगी और सबसे झगड़ा करेगी। लेकिन यहां तो पासा आए बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। आरोही क्या चेहरे पर जलन के भाव दिखने की जगह वहां पर सिर्फ एक्सप्रेशन लेस फेस था। रूहानी आरोही को ऐसे एक्सप्रेशंस फेस के साथ देखकर थोड़ी सी चिढ़ गई थी, क्योंकि जो वह सोच रही थी ऐसा तो हो ही नहीं रहा था। रूहानी आरोही की तरफ देखकर अपने मन में बोली, क्या चीज है यह लड़की। मैं यहाँ आर्यन जीजू का नाम लेकर इसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह लड़की को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे पता है यह सारा इस लड़की का खेल है। अभी तो यह सबको यह दिखाने की कोशिश करेगी कि उसे आर्यन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर धीरे धीरे यह आर्यन के पास जाएगी और उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करेगी और मेरी बहन का घर उजाड़ देगी। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस लड़की का नाटक है। लेकिन अब तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। इतना सब कुछ अपने मन में जो सोचकर रूहानी के फेस पर एक कुटिल स्माइल आ गई थी। तभी पूरे परिवार की नज़र दरवाजे पर खड़ी आरोही की तरफ चली गई। आरोही को वापस मेंशन में आता हुआ देखकर पूरा परिवार बहुत खुश था।
लेकिन तभी उन सबके चेहरे पर परेशानी के भाव दिखने लगे, खासकर अभय जी और रूप जी के चेहरे पर, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ हर शख्स यह बात जानता था कि आरोही आर्यन से कितना प्यार करती है, वह उसके पीछे पागल है। और इस वक्त टेबल पर जो सारा सामान पड़ा हुआ था वह आर्यन और रिद्धिमा की शादी का सामान था। आर्यन की मां पिछले दिन ही मेंशन में आई थी। उन्होंने 15 दिन बाद रिद्धिमा और आर्यन की शादी की डेट फिक्स कर दी थी। यह बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन रूप जी और अभय जी को यह बात सही नहीं लग रही थी, क्योंकि वह अपनी एक बेटी की खुशी के लिए दूसरी बेटी का दिल तोड़ रहे थे। उनको आज भी यही लगता है कि आरोही आर्यन से प्यार करती है, लेकिन फिर सभी घरवालों ने उन्हें समझाया और वह दोनों भी मान गए। इस वक्त टेबल पर रिद्धिमा के शादी का सामान पड़ा हुआ था। परसों रिद्धिमा और आर्यन की चुनरी चढ़ाने की रस्म होने वाली थी। यह उनके घर की मान्यता थी कि दुल्हन को शादी से पहले चुनरी चढ़ाई जाती है, इसलिए परसों यह फंक्शन उनके मेंशन में होने वाला था। इसलिए इस वक्त टेबल पर रिद्धिमा को चुनरी चढ़ाने की सारी जरूरी चीजों के सामान पड़े हुए थे। आरोही यह सब कुछ देखकर इग्नोर करके अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी किसी अनजान आवाज में अयाना को रोक दिया। ए लड़की, तुम कौन हो और ऐसे कैसे किसी की भी परमिशन लिया मगर हमारे घर में ऐसे घुसे आ सकती हो? मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती हूँ और तुम्हें इस घर से बाहर फिकवाती हूँ। आरोही ने अपनी ठंडी नज़र उसे औरत पर डाली। वह औरत एक पल के लिए आरोही की ठंडी नज़रों से डर गई, लेकिन फिर भी उस औरत ने अपनी हेकड़ी दिखाते हुए कहा, ए लड़की, आंखें क्या दिख रही है? हाँ, मैं तेरी इस बड़ी बड़ी आंखों से डरने वालों में से नहीं हूं, समझी? चल निकल मेरे इस घर से, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर कर तुझे इस घर से बाहर फेंकवाती हूँ। और अपनी एक बड़ी बड़ी आंखें अपने पास रख, वरना मैं तेरी आंखों को फोड़ दूंगी। आरोही अपने दोनों हाथ बांधकर उसे औरत की तरफ देखते हुए बोली, हलवा समझ के रखा है क्या? आप मेरी आंख फोड़ने आओगी और मैं आपको अपनी आंखें फोड़ने दूंगी। मेरी आंखों को अपनी एक उंगली से छूकर तो दिखाओ, उंगली के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी फोड़ दूंगी। रिद्धिमा, रोहिणी और रूहानी तीनों यह झगड़ा बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। आरोही की बेइज्जती होता हुआ देखकर उन दोनों को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन आरोही का पलट जवाब सुनकर तीनों ही हैरान रह गई। रूपजी बात को संभालते हुए बोली, दीदी, यह लड़की आरोही है, हमारी बेटी। वह यह सुनकर एक टक बस आरोही को ही देख रही थी। आरोही को देखकर हंसते हुए बोली, रूप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ तुम्हारी वह बदसूरत और बददिमाग बेटी जो अपने ही बहन के पति पर नजर डालती हो? और कहाँ यह लड़की, भले ही इसकी जबान कैंची की तरह चलती है और बहुत बदतमीज है, लेकिन इसकी खूबसूरती और तुम्हारी बेटी की बदसूरती का कोई मिलन नहीं हो सकता। चलिए जानते हैं आखिर औरत है कौन। शिल्पा चौधरी, यह शिवराज दादाजी की बीच वाली बेटी है। इनकी उम्र अभी 55 साल है। यह बहुत ही घमंडी औरत है। इन्हें सिर्फ अपनी दोनों भतीजियों रूहानी रिद्धिमा से प्यार है। वह तो रूप जी को भी अपनी भाभी नहीं मानती। आरोही को उन्होंने हमेशा सौतेला ही समझा है, इसीलिए वह आरोही को कुछ खास पसंद नहीं करती, या फिर यूं कहे कि आरोही उनकी नज़र में एक कांटे की तरह चुभती है। CH25 आरोही और अभय जी की बातें। शिल्पा जी अभी भी आरोही को हैरानी से देख रही थी। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बदसूरत लड़की आखिर इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। शिल्पा जी अपनी तंगड़ी ऊंची रखते हुए रूप जी को देखकर बोली, अरे आजकल तो न जाने कितने ही मेकअप प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक सर्जरी होती है स्क्रीन के लिए। तुम्हारी बेटी ने भी जरूर इन्हीं में से कुछ करवाया होगा या फिर अपने चेहरे पर इतना सारा मेकअप लगाया होगा। और वैसे भी इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, लेकिन जो दिल का काला है वह तो हमेशा दिल का काला ही रहेगा। जो लड़की अपने ही बहन के पति पर बुरी नजर डालती हो, उस लड़की से बड़ा किसी और का दिल काला नहीं हो सकता। रूप जी ने जब शिल्पा जी की यह बातें सुनी तो उनका सिर्फ शर्म से नीचे झुक गया। पूरे परिवार को भी शिल्पा जी की यह बातें पसंद नहीं आ रही थी। नहीं रिद्धिमा, रूहानी, रोहन, रोहिणी और रिधान, यह पांचों शिल्पा जी की बातों को खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आरोही की वजह से उनकी इंसल्ट हुई थी।
आरोही ने मुस्कुराते हुए शिल्पा बुआ जी की बातों का जवाब देते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी। जो लड़की अपने ही बहन के होने वाले पति पर बुरी नज़र डालती हो वह बहुत बुरी है और उसका दिल सच में बहुत ही ज्यादा काला है। लेकिन जो औरत शादीशुदा होने की बावजूद, अरे शादीशुदा छोड़ो, जिसके 2 बच्चे होने के बावजूद अपने ही दोस्त के पति के साथ बाहर होटल के कमरे में मिलती है, उस औरत को क्या कह सकते हैं? आपके हिसाब से तो वह औरत पूरी की पूरी कोयला ही होगी, है ना बुआ जी? आरोही की बात सुनकर शिल्पा जी का चेहरा पीला पड़ गया था। उनके माथे पर पसीने की बूंद देखी जा सकती थी और बाकी का पूरा परिवार कन्फ्यूजन से उन दोनों को देख रहा था। उन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह दोनों क्या बातें कर रहे हैं। आरोही बाकी सब की तरफ देखते हुए बोली, मैं इस वक्त बहुत ही लंबे सफ़र से आई हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और हाँ, आशा करती हूँ कि अब कोई और ड्रामा नहीं होगा। इतना बोलकर आरोही अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर फ्रेश होने लगी। उसके बाद वह अपने प्रोजेक्ट को लेकर बैठ गई। उसका यह प्रोजेक्ट आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला था, जिससे उसको करोड़ का फायदा होने वाला था। यूं ही वक्त बीतता रहा। आरोही को काम करते हुए सुबह से शाम और शाम से रात हो गई थी। घर के सभी घरवाले रिद्धिमा की चुनरी की रस्म की तैयारी में लगे हुए थे। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सारी लेडीज शॉपिंग करने में और शगुन की चीज लेने देने में बिजी थी। वही सारे जेंट्स घर की डेकोरेशन, खाना पीना और मिठाइयों को लेकर बिजी थे। आरोही ने अपना काम करते हुए वक्त देखा तो इस वक्त रात के 7:30 बज रहे थे। वह पिछले 6 घंटे से लगातार अपना प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिस वजह से उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। आरोही ने अपना लैपटॉप शटडाउन किया और नीचे के डिनर करने के लिए चली गई। आरोही अभी नीचे जा ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अभय जी के स्टडी रूम पर गई। स्टडी रूम की एक खिड़की खुली हुई थी, जिस वजह से हवा अंदर आ रही थी और कुछ फाइल के पेपर्स इधर उधर बिखरे हुए थे। आरोही यह देखकर स्टडी रूम के अंदर गई और सबसे पहले वह खिड़की बंद की और वह फाइल के पेपर्स समेटने लगी। उसके बाद उसने वह सारे पेपर्स फाइल में रखे और फाइल को अच्छे से जीप लगाकर बंद कर दिया और वह फायर ड्रॉवर में रखते ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अपने नाम पर गई। आरोही ने वह फाइल अंदर रखे और अपने नाम वाला लिफाफा बाहर निकाल लिया। दरअसल उस लिफाफे में आरोही के रिपोर्ट्स थे। जिस दिन वह और अभय जी हॉस्पिटल गए थे तब डॉक्टर ने उसका फुल बॉडी चेकअप किया था और उनसे जो रिपोर्ट्स बने हुए थे वह अभय जी ने अपने पास संभाल के रखे हुए थे और आज वही रिपोर्ट आरोही के हाथों में लग गए। आरोही ने वह रिपोर्ट खोला और पढ़ने लगी। जब उसने वह रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसके बाद वह हैरान रह गई। आरोही ने वह रिपोर्ट्स तुरंत अपनी जेब में डाल दिए और स्टडी रूम से बाहर निकल गई। आरोही जब डाइनिंग टेबल पर आई तो उसने देखा कि इस वक्त पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर ही बैठा हुआ था और सब लोगों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। जब शिल्पा बुआ जी ने आरोही को अपने पास आता हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत आरोही से अपनी नजरें फेर ली। अरुण का चेहरा फिर से पीला होने लगा। आरोही ने जब यह देखा तो उसके चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई। उसके बाद वह भी सबके साथ बैठकर अपना डिनर करने लगी। सब लोग अपना अपना डिनर कर अपने अपने कमरे में चले गए थे और अभय जी का कुछ काम बचा हुआ था, इसलिए वह अपने स्टडी रूम में चले गए थे। आरोही भी उनके पीछे पीछे उनके स्टडी रूम में चली गई। आरोही जस्ट स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंचे तब उसने गेट को नॉक किया और अंदर से अभय जी ने उसे अंदर आने की परमिशन भी दे दी। आरोही स्टडी रूम में आई और अभय जी को देखने लगी। अभय जी ने भी अपना सर उठाकर आरोही को देखा और बोले, आरोही तुम इस वक्त यहाँ कुछ काम था बच्चे? आरोही अपने हाथ बांधकर अभय जी के सामने खड़ी हो गई और फिर बोली, मिस्टर रायजादा, कभी कोई ऐसी बात है जो आपने मुझे छुपाई हो, जो मुझसे कनेक्ट हो और मुझे जानने की ज़रूरत हो, जो आपने मुझे ना बताई हो? अभय जी आरोही की बातों का जवाब देते हुए बोले, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने तुमसे छुपे हो और जो तुमसे रिलेटेड हो। आरोही फिर से बोली, मिस्टर रायजादा, आप सच में सच कह रहे हैं? अभय जी आरोही की बातों का जवाब देते हुए बोले, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जो तुमसे कनेक्ट होगी और मैं तुम्हें नहीं बताई हो? मेरे पास तुमसे रिलेटेड कोई बातें नहीं हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हो। आरोही को अभय जी की बात सुनकर गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली, झूठ, फिर से झूठ। मुझे तो समझ में नहीं आता आप इतने बड़े होकर झूठ कैसे बोल सकते हैं। मैं आपके सामने खड़ी हूं लेकिन फिर भी आप मेरे ही सामने मुझसे रिलेटेड सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर आप सच कह रहे हैं तो फिर यह क्या है? इतना कहकर आरोही ने अपनी रिपोर्ट अभय जी के हाथों में रख दी। अभय जी ने जब वह रिपोर्ट देखी तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह रिपोर्ट आरोही के पास कैसे आ गई। यह तो उन्होंने अपने स्टडी रूम के ड्रॉवर में संभाल के रखी हुई थी। अभय जी हकलाते हुए बोले, वो आरोही, वो मैं मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन वक्त ही नहीं मिला। मैं बताने वाला था कि तुम्हारी याददाश्त। अभय जी अभी बोल ही रहे थे कि आरोही उन्हें रोकते हुए बोली, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि मेरे दिल में छेद है और मुझे सर्जरी की ज़रूरत है। अगर मैं सर्जरी नहीं करवाती लेकिन फिर भी मुझे अपनी इस बीमारी के बारे में जानने का हक तो है ना? लेकिन आपने मुझे यह बात नहीं बताई। आपने क्यों मुझे यह बात नहीं बताई? बोलिए, मुझे जवाब दीजिए, आखिर यार क्यों आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अभय जी ने जब आरोही की बातें सुनी तो वह अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगे। आरोही को देखते हुए अभय जी अपने मन में बोले, आरोही के पास इस वक्त अपने दिल के छेद वाली रिपोर्ट्स है। थैंक गॉड मेरी बच्ची के हाथ वह दूसरी रिपोर्ट्स नहीं लगी। अगर उसने वह दूसरे रिपोर्ट्स देख ली होती तो पता नहीं उसके बाद वह कैसे रिएक्ट करती। मेरे लिए तो उसे इस नाजुक वक्त में संभालना भी मुश्किल होता। नहीं, मैं आरोही के सामने उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी सच नहीं आने दूंगा। उसका अतीत बहुत ही ज्यादा बुरा है। मैं मानता हूं कि मैं उसे वक्त उसके पास नहीं था लेकिन जैसा उस रिपोर्ट में दिखाया गया है मैं इतना समझ सकता हूं कि मेरी बच्ची ने उस वक्त बहुत कुछ सहा होगा और मैं उसके अतीत के बुरे साये को कभी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। आरोही अभय जी के सामने चुटकी बजाकर बोली, हेलो मिस्टर रायजादा, आप कहाँ खो गए? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। अभय जी आरोही की तरफ देखते हुए बोले, आरोही मैं तुम्हें यह बात बताने ही वाला था लेकिन यह बात बहुत बड़ी थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं। इसलिए मैंने सोचा है जब सही वक्त आएगा तब तुम्हें मैं यह बात बता दूंगा। और डॉक्टर ने भी यही कहा था कि तुम्हारा यह जो बीमारी है वह दवाइयों से सही हो सकती है। इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दवाइयां दी थी और जब वह दवाइयां खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें सारा सच बात कर डॉक्टर के पास ले जाने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही तुम्हें यह सच पता चल गया। मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था इसलिए तुम्हें नहीं बताया। आरोही अबजी की तरफ देखते हुए शांति से बोली, देखिए मिस्टर रायजादा, आपने मुझे यह बात नहीं बताई और आपने जो मुझे अभी एक्सप्लेन दिया मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ लेकिन यह बात मुझे कनेक्ट है इसलिए मुझे भी यह बातें पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आइंदा से कोई भी मेरे बारे में बात हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं यह नहीं चाहती कि मुझसे मेरे बारे में ही कोई बात छुपी रहे। अभय जी आरोही की बातों से सहमत होते हुए बोले, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा और हाँ, जब तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हो जाए तब मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास भी चलूंगा और तुम्हें मेरी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक अपने पापा के पास आ जाना। अभय जी की बात सुनकर आरोही अभय जी की तरफ देखने लगी। आरोही को उनकी आंखों में पछतावा, प्यार और अपने लिए फिक्र साफ देख सकती थी लेकिन फिर भी वह उन लोगों को माफ नहीं कर सकती थी। उनकी गलती शायद कभी माफी के लायक ही नहीं थी। आरोही बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और फिर से अपना काम करने लगी। वहीं अभय जी भी अपने स्टडी रूम में बैठकर अपना काम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रूहानी, रिद्धिमा और रोहिणी एक साजिश की तैयारी कर रहे थे। इस वक्त रूहानी ने रिद्धिमा और रोहिणी को अपने कमरे में बुलाया था।
और वह तीनों इस वक्त रूहानी के कमरे में बैठी हुई थी। रोहिणी बोली, रूहानी यार, तूने इतनी रात को सोने के वक्त हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? तुझे पता है ना, परसों रिद्धिमा की चुनरी की रस्म होने वाली है, इसलिए हम सब कुछ सुंदर देखने के लिए रात को अपनी ब्यूटी स्लिप लेना जरूरी है, वरना हमारी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाएंगे। रूहानी रोहिणी की बातों का जवाब देते हुए बोली, अरे रोहिणी दीदी, मैंने आप दोनों को इस वक्त अपने कमरे में इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं उस लड़की, मेरा मतलब है हमारी सौतेली बहन आरोही को इस घर से टाटा बाय बाय करने का प्लान बनाकर बैठी हुई हूँ। रिद्धिमा रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा, ऐसा कौन सा प्लान है तुम्हारे पास, जरा हमें भी बताओ। रिद्धिमा के इतना कहने पर रूहानी ने रिद्धिमा का जोड़ा सामने कर दिया था। यह वही लहंगा था जो रिद्धिमा अपनी चुनरी की रस्म में पहनने वाली थी। रूहानी रिद्धिमा और रोहिणी की तरफ रिद्धिमा का लहंगा दिखाते हुए बोली, तो सुनो, प्लान यह है कि हम रिद्धिमा का यह लहंगा काट डालेंगे और इसे उस लड़की के कमरे में जाकर रख देंगे, और सुबह जब सब लोग उठेंगे तो हम तीनों यह नाटक करेंगे कि रिद्धिमा का लहंगा कहीं खो गया है, और उसके बाद हम सब लोगों के कमरे की तलाशी लेंगे और रिद्धिमा का यह लहंगा उस लड़की के कमरे से फटा हुआ मिलेगा। इसलिए जो सबके दिल में उस लड़की के लिए प्यार जगा हुआ था, वह सारा प्यार खत्म हो जाएगा, और फिर रिद्धिमा तुम सबके सामने रोने का नाटक करोगी और यह कहोगे कि तुम्हारी बहन तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं है, इसीलिए तुम आर्यन से शादी नहीं करोगी। इसलिए रिद्धिमा सबकी नज़रों में बेचारी और मासूम बन जाएगी, और वह आरोही सबके सामने विलन बनकर रह जाएगी, और सब लोगों को यही लगेगा कि आरोही तुम्हारी शादी नहीं होने देना चाहती थी। वह आज भी आर्यन से प्यार करती है और तुम्हारी और इस घर की खुशियों को बर्बाद करना चाहती है। सब लोग फिर से उसे नफरत करने लगेंगे, और उसके बाद उसने जो भी हमारे साथ किया था उन सब का बदला भी हम ले पाएंगे, और पूरा परिवार उस लड़की को हमारे इस मेंशन से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। रिद्धिमा रूहानी की तरफ देखते हुए बोली, रूहानी, प्लान तुम्हारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हारे इस प्लान के लिए मुझे मेरे इतने अच्छे महंगे और डिजाइनर लहंगे की कुर्बानी देनी होगी। रूहानी रिद्धिमा की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है रिद्धिमा, तो तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तुम्हारा वह लहंगा या फिर हमारी सौतेली बहन आरोही का इस घर से चले जाना? तुम्हारे लिए जो ज्यादा जरूरी होगा हम उसे ही कंसीडर करेंगे। रिद्धिमा रूहानी की तरफ देखकर बोली, नहीं रूहानी, तुम बिल्कुल सच कह रही हो, हमारे लिए अभी किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी उस लड़की को इस घर से बाहर निकालना जरूरी है। सिर्फ उसकी वजह से पूरा परिवार हमसे नाराज हो गया था, औरत और माँ और पापा के बीच में भी झगड़ा हुआ था, पापा ने तुम्हें तो थप्पड़ भी मार दिया था, और सब लोग सिर्फ उसे ही प्यार करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं उस लड़की को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे लिए अभी इस वक्त उस लड़की को इस घर से बाहर कैसे निकाला जा सकता है, यही जरूरी है। रिद्धिमा को अपनी बात पर एग्री होता हुआ देखकर रूहानी बहुत खुश हो गई। रोहिणी ने भी उन दोनों की बातों पर हामी भर दी, और वह तीनों बहनें अपने प्लान को अंजाम देने में लग गई, और उन दोनों ने मिलकर कैंची से रिद्धिमा का ड्रेस बहुत बुरी तरीके से फाड़ डाला, और अब वह तीनों आधी रात के होने का इंतजार कर रही थी कि कब वह तीनों छुप कैसे आरोही के कमरे में रिद्धिमा का फटा हुआ वह लहंगा छुपा सके।